हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, मेटल एंड नॉन मेटल होने वाला है, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। और इसका वन शॉट वीडियो बच्चों एक बार देख लो अच्छे से। बोर्ड एग्जाम्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जितने भी हैं वो सारे कवर करा के जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो भाई, चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल, वन शॉट वीडियो बाय संदीप सर। क्लियर है। स्टार्ट करता हूं। पूरी राम कहानी से अच्छा डायरेक्ट चैप्टर की बात की जाए। ठीक है, तो पहला चैप्टर होने वाला है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर होने वाला है थर्ड केमिस्ट्री की, और आज का आप लोग पहला लेक्चर। भाई मेटल क्या होता है? सबसे पहले बात तो यही आती है बच्चों कि मेटल, सबको पता होगा मेटल क्या होता है। आप अपने डेली लाइफ में अपने घर के अगल बगल, अपने पड़ोसी के घर, अपने पड़ोसी के घर, या अपने घर में दरवाजे खिड़कियां लोहे वगैरह की देखते होंगे। तो बेटा वो सब मेटल है। क्या है? मेटल है। आप अपने घर में बर्तन में खाना बनाते हो ना, बर्तन में ही खाना बनता होगा, वो भी क्या है? मेटल है। तो अपने अगल बगल बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हो जो मेटल की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है बेटा? मेटल की बनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे अ सब्सटेंस दैट्स टिपिकली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं बेटा जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा शाइन भी करते हैं, एंड हैज हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और उनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे बच्चों देखो, आप अपने घर में खाना बनाते हो, बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखते होगे, फिर गैस को ऑन करते होंगे, तो उससे खाना पकता होगा। तो गैस बेटा थर्मल कंडक्टिविटी है, तभी तो थर्मल कंडक्टिविटी है, तभी तो वो हीट को ट्रांसफर करता है और खाना बनता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। देखो बेटा, दे आर जनरली हार्ड। अभी मैंने बताया सॉलिड है तो हार्ड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कैसे होंगे? सॉलिड होंगे, साइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। क्लियर है बेटा? अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे। अब आप देखो, यहाँ सोने की बिस्किट आपको दिख रही है, ये चांदी का बिस्किट आपको दिख रहा है, ये बर्तन दिख रहा है। बच्चों देखो, पढ़ोगे लिखोगे ना, तो आपको जब शादी होगी जब आपकी, तो आपको ऐसे ही दहेज मिलेंगे। जो लड़की का बाप होगा, ऐसे बिस्किट पे बिस्किट, ये चांदी का बिस्किट और ये बर्तन। यूपी बिहार वाले लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे कि हाँ भाई, मेरे भैया की शादी में ये सारे बर्तन आए थे। समझ रहे हो ना? और लड़कियां, ये नहीं कि केवल लड़के, लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी ना, तो अब तो बेटा ट्रेंड बदलने वाला है। अगर लड़कियां पढ़ लिख के अच्छा कर गई, तब लड़कियां उल्टा दहेज लेंगी लड़कों से, तो ये सब मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसीलिए खूब मन लगा के पढ़ो, चैप्टर के वीडियोस को ध्यान से देखो। देख बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज आता है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकीला। यानी मेटल्स जनरली शाइन करते हैं, बहुत चमकीले होते हैं। जैसे कि ये सोने की बिस्किट आपको दिख रहा है, ये चांदी का बिस्किट दिख रहा है आपको, ये बर्तन दिख रहा है, शाइन कर रहा है ना बेटा। Metals that have shiny appearance, reflecting light from their surface। यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो शाइन करे, तथा लाइट उसके ऊपर अगर डाला जाए तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इसे हम बोलते हैं लस्टर। ये केवल मेटल के अंदर होता है, किसी और के अंदर नहीं होता। बात करेंगे आगे दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, वो होता है मैलिएबल। मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? मैलिएबल। यानी मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को पीट पीट के हम उसकी सीट्स बना सकते हैं। आप देखते होंगे मेटल की सीट्स दरवाजे वगैरह में कई जगह पे, जहां पे सीट्स का यूज किया जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसे बोलते हैं मैलिएबल। ये केवल मैलिएबल यानी मेटल्स के साथ ही हो सकता है। आप लकड़ी को पीट पीट के उसका सीट नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम मेटल्स के वायर भी बना सकते हैं। मेटल्स को बेटा खींच खींच के यानी ड्रॉ करके उसको हम तार बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे वायर दिख रहे हैं अलग अलग, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये केवल मेटल्स के बनाए जा सकते हैं, नॉन मेटल्स के वायर नहीं बनते। क्लियर? चलो, ये देख रहे हो एक सुनार है, ये पीट पीट के बेटा ये अंगूठियां बना रहा है, ये अलग अलग ज्वेलरीज बना रहा है। अब बस सोचो कि लोहे बेटा ज्वेलरी बन के थोड़ी आता होगा, कहीं नाक में, कहीं मिट्टी में, नाक में का थोड़ी आया कि वो मिट्टी में से खोद के आप लाए और ले जाकर मैडम को दे दिया कि मैडम जी मैंने यहाँ आपके लिए नाक में का लाया हूँ, आपके लिए कान में का लाया हूँ। बेटा वो जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो गोल्ड के बिस्किट को
पीट पीट के उसमें अदर मेटल्स मिला के बहुत सी चीजें होती हैं उसके अंदर, और फिर अलग अलग डिजाइन तैयार करते हैं। आप जिस डिजाइन का मैडम को गिफ्ट देना चाहते हो दे सकते हो, बस जेब में पैसे होने की जरूरत है। ये नहीं कि मम्मी पापा के पैसे उड़ा के मैडम को सोने की गिफ्ट दे दो, पता चले मैडम भी कहीं उड़ जाए लेके। ठीक है। अब आता है बेटा मेटल्स की अगली प्रॉपर्टीज, जिसमें आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स मजबूत होते हैं लड़कों की तरह, कोई बात नहीं, एक छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर से मजबूत है। हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे टंगस्टन, इसको काफी ज्यादा हीट दे दो तब भी ये जल्दी मेल्ट आसानी से नहीं होता। अब हर मेटल्स एक जैसे नहीं होते, जैसे हर लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लड़के जल्दी बेचारे मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अब जा रहे हैं, किसी ने हंस दिया देख के स्माइल, वो अपना बेटा घायल हो गए वहीं पे, तो वो वाली बात। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जैसे टंगस्टन की अगर बात करें, यहाँ पे देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, यानी मेटल्स की अलग अलग मेटल्स की अलग अलग मेटल मेल्टिंग पॉइंट होती है। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग मेटल्स की अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये नहीं कि सबके मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया कि मेटल्स जनरली अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, उससे हीट भी इजिली पास कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इजिली पास करता है। तो ये मेटल्स की बेटा तीन चार प्रॉपर्टीज हमने बात की, लस्टर, डक्टाइल, मैलिएबल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों, अच्छा एक और प्रॉपर्टीज आपका रह गया सोनोरस। आप स्कूल में घंटी बजती है टन 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 टन, 3 घंटी बज गई, तीसरी घंटी है भाई, 4 बार बज गई, चौथी घंटी है भाई। तो बेटा कैसे होता है, आप सोचो कि ये घंटी नहीं होती, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होता सोनरस। तो टीचर आके सबके कान में बोलती कि बेटा लंच ब्रेक हो गया, जल्दी से आप जाओ नाश्ता कर लो, बेटा तीसरी घंटी है, आज मैडम आके साइंस पढ़ाएगी। अच्छा लगता? तो एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है सोनोरस। अब ऐसे घंटी टन 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 बज गई, और आप बैग उठाए और भर लिया, करके भर लिए। क्यों भर लिए? क्योंकि आपने घंटी की आवाज सुनी, और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये प्रोड्यूस करता है साउंड ऑन स्ट्रिकिंग अ हार्ड सरफेस। जब किसी हार्ड सरफेस के मेटल्स को पीटा जाता है, जब मेटल्स को हम पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सोनोरस का मतलब क्या होता है? एक मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी जो है आप ऐड कर लीजिए, एक और प्रॉपर्टीज मेरा बच्चा ऐड कर लो सोनोरस। क्लियर हो गया? ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसे देखने के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ ये मेटल है, हीट रहा हूं, टनटना रहा है, भाई मेटल है ये। समझ रहे हो? गुड कंडक्टर है, आप करंट उससे पास करके देखो और उसे टच करो, ढर्र लग जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक है। चल भाई, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वैसे ही कुछ नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल्स के अगेंस्ट होगी, जाहिर सी बात है। दोनों की प्रॉपर्टीज अगर फिजिकल सेम होती तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे बेटा, दोनों का जब नेचर सेम ही हो, इनके अलग नेचर्स होते हैं। क्या होता है भाई? नॉन लस्टर, ये जनरली चमकीले नहीं होते। तो मेरे बच्चे कुछ दिमाग में लगा रहे हैं, हमें तो पता है कि एक तो चमकीला होता है बेटा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, समझ रहे हो? जैसे कि एक्सेप्शन है बेटा कि सारी सुंदर लड़कियां समझदार नहीं होती, समझ रहे हो? सारी सुंदर लड़कियां समझदार नहीं होती। वैसे ही नॉन लस्टर, मेटल की एक प्रॉपर्टी है नॉन लस्टर, ये चमकीले नहीं होते। जैसे कि आपको कार्बन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, ये जनरली चमकते नहीं है, साइन नहीं करते, इनके अंदर साइन नहीं होता। नॉन मेंडिएबल, अगर पीटोगे ना पाउडर बन जाएगा। ये नहीं कि भाई उसको पीटा और पीट पीट के आपने सीट में चेंज कर दिया, ठीक है, सीट में चेंज नहीं होगा। मेरा एक्सप्रेशन वायर वाला था और बोला मैंने सीट में चेंज, ओके। तो ये जनरली सीट में नहीं चेंज होते हैं। ये देखो आपने इसको हथौड़े से पीटा, ये हमारे ये वही वाला हथौड़ा है जिसे अक्सर अदालत में यूज किया जाता है। ऐसे भी कानून अंधा होता है। ये कानून देखो क्या कर रहा है हमारा, ये कानून हमारा पाउडर निकाल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मैलिएबल है। क्या है ये नॉन मेटल है सर, नॉन मेटल। क्लियर? बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में हमने पढ़ा कि भाई ये पुअर, पुअर मतलब ये नहीं कि गरीब होते हैं, इनके पास पैसे नहीं है।
पुअर कंडक्टर का मतलब होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते। समझ रहे हो? अब एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल। देख बेटा, अब आप ऐसा कर कि मेटल ले, मेटल को हीट के ऊपर रख और उसमें सब्जी बना रहे हो। सब्जी, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपकी मम्मी घर में सब्जी बनाती है और वो छन्नी से सब्जी को चलाती रहती है और किसी काम में बिजी हो जाने के कारण बोलती है बेटा थोड़ा सब्जी चला देना। बेटा जाते हैं खुश हो के इंस्टा का रील स्क्रॉल करते करते बेटा जा रहा है सब्जी चलाने, और जैसे ही टच किया, टच करते ही जल जाती है बच्चे की। बच्चे को टच करते ही उसका हाथ जो होता है वो जल जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। और उसी की जगह आप क्या करो, वुड का यूज करो, यानी लकड़ी का जो होगा उसका इस्तेमाल करो या किसी नॉन मेटल का इस्तेमाल करो, तो वो हीट को इजिली ट्रांसफर नहीं करेगा। इससे सबसे बेस्ट है कि आपके घर में अगर तवा होगा, तवा का जो हैंडल होगा वो देखना लकड़ी का बना होता है, क्योंकि वो हीट को अलाउ नहीं करता। अब आप लकड़ी के बने हैंडल से यहाँ पे एक तवा डालना चाहिए था हमारे टेक्निकल टीम को, ये सब कौन बताएंगे। ठीक है, तवा लो, तवा को अब आपने लकड़ी वाले हैंडल को टच किया तो उससे हीट नहीं ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा हीट दिया टूट जाएंगे। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, किनकी? नॉन मेटल्स की, जैसे कि ग्रेफाइट, ये आप देख सकते हो। दूसरा आपका ये सल्फर है, क्लियर, ये ग्रेफाइट है, सॉरी ये ग्रेफाइट है और ये सल्फर है। क्लियर हो गया? तो अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहां से एनर्जी को कर लो पूरा हाई एनर्जी, हाउस द जोश, हाई सर नहीं, हाई सर, पूरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। और जनरली जो बच्चे मेरे, जो मेरे प्यारे खूबसूरत से, जो मेरे खूबसूरत से प्यारे मुन्ने बच्चे मेटल और नॉन मेटल से पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर देख कर आए हैं, उनको तो मजा आएगा और फील भी। और जो बच्चे नहीं देखे हैं, इस वीडियोस के बाद देख लेना और कोशिश करो कि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एसिड बेस सॉल्ट कंप्लीट कर लो यार, कंप्लीट कर लो, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वही चीजें फिर दोबारा मिलेंगी तो फील तो आएगा ही नहीं, फील आएगा। नहीं बेटा, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। जनरली कौन सा ऑक्साइड बनाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाता है। हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ के आए हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। और ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। जैसे कि पोटेशियम ऑक्सीजन से मुलाकात किया और बनाया पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम भी ऑक्सीजन से मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली विद ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, दैट दे कैच फायर। ओ माय गॉड, यानी सोडियम और पोटेशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हो, ये बहुत तेजी से फायर पकड़ लेते हैं, बर्न्स इन एयर, हवा में जलने लग जाते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम को हम खुले नहीं छोड़ सकते, ये हवा में जलने लग जाएंगे, इवन इफ केप्ट इन द ओपन, अगर हम इन्हें खुले रखते हैं तो बेटा जब सेड जंगल में छोड़ दो, जब सेड को आप छोड़ोगे जंगल में, क्यों, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप जब सेड को खुला छोड़ोगे तो वो तो शिकार करेगा ही करेगा, उसे बांध के रखो ना पिंजरे में, उसे पिंजरे में बांध दे बेटा, इससे पहले कि वो किसी और की हो, उसे बांध लो अपने पिंजरे में। समझ रहे हो ना? इसीलिए सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन में जले, इससे पहले आप उसे कहां इमर्ज कर दो, दे आर कैप्ट इनसाइड द केरोसिन ऑयल। आप उसे केरोसिन ऑयल में रखो, वो केरोसिन ऑयल में कुछ हरकत नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, केरोसिन तेल में रखने से वो एयर में बर्न नहीं कर पाएगा एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, और जो एक्सीडेंटल फायर्स हो सकते हैं इसकी वजह से वो नहीं होंगे। अब आप देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई इज सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बेटा हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं भाई, उसे खुला छोड़ोगे और किसी और के साथ चली जाएगी, हाईली रिएक्टिव होते हैं भाई, इसे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर। अगर आप चाहते हो कि इसे बचाना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो हवा में जलने से पहले, तो आप क्या करो, इसे केरोसिन ऑयल में डुबा के रखो, एक्सीडेंटल फायर्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया? पहले तो ये बताओ कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम भी बनाता है, सोडियम भी बनाता है, बट हम इसे नहीं छोड़ सकते सर, क्योंकि ये वो लड़के हैं, ये अपने मम्मी पापा के वो लड़के, अगर इनको खुला छोड़े तो ये हर किसी को
हर किसी को परेशान करेंगे। लाइक समझ सकते हो आप कि ये ऑक्सीजन के साथ भाग जाएंगे भाई, ये फायर हो जाएंगे और ये आग पकड़ लेंगे, केरोसिन में डुबा दो, बच जाएगा भाई, जिंदगी बच जाएगी किसी की। ले भाई, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ऐसे कई मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम बनाते हैं सर। क्या उन्हें हम छोड़ सकते हैं? नहीं। कहाँ डुबा के रखेंगे? केरोसिन ऑयल में। क्लियर? अब देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड, वही बात हमने बोली कि जब कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया गया, क्या बना बेटा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर टेक्स लॉन्ग टाइम टू बर्न। कॉपर जो है बेटा, जब आप उसे ऑक्सीजन में बर्न करोगे, वो बहुत लंबे समय लेता है, बहुत लंबा समय लेता है जलने में। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया था कि द कलर ऑफ कॉपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, तो मैंने बताया था कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड का कलर? ब्लैक हो जाता है। जब आप कॉपर को बर्न करते हो ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देके बर्न करते हो उसे, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। और ये आसानी से नहीं जलता, बहुत लंबा टाइम लेता है, बहुत लंबा टाइम लेगा जलने में। ठीक है, वैसे हमारा एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है बेटा, तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला याद रखना, Al2O3 CuO। ओके, एल्यूमिनियम बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम। जब ये जलता है तो पूरा सफेद होकर जलता है, मस्त मौला। जलना आने दो मुझे व्हाइट फ्लेम के साथ। ठीक है, जल जाने दो इसे व्हाइट फ्लेम के साथ। ठीक है? उसी तरह हमारा मैग्नीशियम है, ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपको पिछले चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देख भाई, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है डेजलिंग, तो कौन सा व्हाइट फ्लेम आता है? व्हाइट लाइट फ्लेम। यानी व्हाइट फ्लेम के साथ ये भी जलता है। तो ये तीन रिएक्शंस तीनों मेटल का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टेक्स लॉन्ग टाइम टू बर्न। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ये जो होता है जब जलता है तो कैसा फ्लेम देता है? व्हाइट फ्लेम। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाएगा ये पूछ सकता है, Al2O3 बनाएगा। और इसका फ्लेम कैसा आता है? व्हाइट फ्लेम। फ्लेम से क्वेश्चन आता है बेटा, समझ जाओ इस बात को, प्यार से बता रहा हूँ, फ्लेम से क्वेश्चन आता है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन कैसे चलता है? व्हाइट फ्लेम के साथ। आई होप कि अभी तक क्लियर होते आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, चीजें समझ में आ रही होंगी मक्खन की तरह, बिल्कुल मक्खन की तरह बेटा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे मूव करते चलो, नोट करते चलो अपनी नोटबुक में बेटा। जितना प्यार से आप उसको मैसेज करते हो, अलग अलग हार्ट देके, लाल हार्ट, येलो हार्ट, ग्रीन हार्ट, अलग अलग इमोजी भेज देते हो। स्माइल के लिए अलग, स्माइल के साथ साथ ऐसे वाला इमोजी अलग, प्यार वाला इमोजी अलग। वैसे ही आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ तो ग्रीन पेन से, लाल पेन से, ब्लू पेन से सजा सजा के, अच्छा की फील है। ठीक है, क्या समझा सर कि कि पोटेशियम और पोटेशियम को, और दूसरा कौन सा था हमने? एक पोटेशियम पढ़ा था और एक मैंने आपको क्या बताया था बेटा? एक बताया था सोडियम। हाँ, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, नहीं छोड़ सकते, केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। और बाकी ये सब आगे बढ़ते हैं सर। अगला था एम्पोथेरिक ऑक्साइड। एम्पोथेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है जनरली बेसिक नेचर का होता है, अभी मैंने आपको बताया था। बट सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। कुछ जो है ना, कुछ मैंने बोला ना, कुछ, वो कुछ हर जगह आ जाएंगे। ये केमिस्ट्री में ना, वो कुछ लोग, जो मैंने बोला कि सभी लड़की, खूबसूरत लड़कियां समझदार नहीं होती, लेकिन कुछ खूबसूरत भी होती है और समझदार भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ओहो, मेरी वाली खूबसूरत भी है, समझदार भी है। आपकी बेटी, बेटा ये गलत, गलत आप सोच रहे हो, या आप भूल कर रहे हो। या तो वो खूबसूरत नहीं है, या तो वो समझदार नहीं है। ठीक है, खैर चलो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये कह रहा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एसिडिक होते हैं और बेसिक, दोनों नेचर दिखाते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अब सिंपल, मेटल ऑक्साइड अपन क्या बोला? बेसिक नेचर का। अब मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? नहीं मास्टर, मास्टर सारे मेटल ऑक्साइड नॉट बेसिक इन नेचर मास्टर, कुछ एसिडिक इन नेचर भी होते हैं मास्टर, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देख, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले ना एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। क्लियर? आपको बेटा पिछले स्लाइड में बताया गया होगा, पिछले स्लाइड में, कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है।
और कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी नेचर शो करते हैं और बेसिक भी नेचर शो करते हैं। अब देख, ये मेटल ऑक्साइड, बेटा सुन मेरी बात को समझ, ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा? ये मेटल ऑक्साइड मान ले बेसिक नेचर है, तो बेटा ये एसिड के साथ रिएक्ट करा, बनाया सॉल्ट एंड वाटर। ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर। एसिड के साथ रिएक्ट करा है, बनाया सॉल्ट एंड वाटर। मेरी बात को समझ, पूरा फील आएगा। सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया सर, ठीक है सर, ये बात मैं पचा लिया सर। ये मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक नेचर का है, मान ले क्या है? एसिडिक नेचर का। बोलोगे क्यों सर? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्पोथेरिक ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो एसिडिक भी नेचर शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। जनरली मेटल के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड सो एसिडिक एंड बेसिक नेचर, दोनों नेचर शो करेंगे, एसिडिक भी शो करेंगे बेटा, बेसिक भी शो करेंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा नेचर का है? एसिडिक है सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, खुद बताओ बेटा, खुद बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है? और एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है सर? सॉल्ट प्लस वाटर। अब देख, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा सॉल्ट बनाना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, NaAlO2। जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आया होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, एंड H2O। क्लियर है? तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एम्पोथेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जांपल? एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करे, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। क्लियर है बेटा? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार छोड़ के जाइएगा और वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे अच्छे से। चल भाई, अब आता है कि रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता था, इसे मैं लिख देता हूँ कि मास्टर, मेटल प्लस ऑक्सीजन मास्टर, मेटल प्लस ऑक्सीजन मास्टर क्या बनाता था मास्टर? मास्टर ने बोला मेटल ऑक्साइड बनाता था सर, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने खजूरों, मेटल ऑक्साइड बनाता था सर। अब हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? वाटर के साथ। किसके साथ बेटा? वाटर के साथ। सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। सोडियम काफी विग्रेसली मतलब तेजी से जलता है वाटर के साथ, बहुत इफेक्टिवली। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहाँ डुबाते हैं? केरोसिन में, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों? ये बेटा बहुत मतवाला, बोलते हैं ना, बहुत मतवाला है बेटा। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और रिलीज करता है कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे मेरे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होगी, लेकिन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा बेटा। इस चैनल पे आए हो ना, साइंस को फील करा दूंगा, फील उसी बेड पे जहाँ बैठे हो। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सर अभी तो आपने बोला कि ये बनाता है, फिर मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, ये कंफ्यूजन रहेगी थोड़ा, इसे क्लियर करो। बेटा देख, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं और मेटल का ऑक्साइड भी बनाते हैं। अब मेरे बच्चों को क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ना? सर जी, गुरुजी, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड ना, अब मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड क्यों? हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। बेटा देख, इसको समझ थोड़ा, ये है तेरा रिएक्टिविटी सीरीज, ये तेरे को दिख रहा है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देख, केदारनाथ का माली आलू चढ़ा फीका पकाता है, ये ऐसा कुछ ट्रिक है। इसमें दिया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। ये बेटा जनरली सब वाटर से रिएक्ट करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझो, फीलिंग को समझो, एक ही मिनट में मत डिसाइड किया करो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, स्टे कीजिए, थोड़ा देर स्टे कीजिए। बेटा ये जनरली वाटर से हम इनको रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखो, मेटल से वाटर, ये सारे मेटल्स हैं, ये बेटा मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, यही मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड। कैसे पता चलेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या बनाएगा? आओ बता दो। देखो, अभी सबसे पहले रिएक्ट विद वाटर,
का दूसरा स्लाइड लेकर आया हूं ताकि इस पे क्लियर कर सकूं। सोडियम रिएक्ट विग्रीसली विद वाटर, सही बात है। सोडियम ना पानी के साथ बहुत तेजी से जलता है बेटा, ये बात ना समझ लो यार, प्लीज प्लीज समझो कि सोडियम ना बहुत तेजी से जलता है, विग्रीसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सोडियम को छोड़ो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। बेटा देख, अगर कोल्ड वाटर हो, कैसा वाटर हो सर, अगर कोल्ड वाटर हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। देख बेटा आप समझ मेरी बात, अगर मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे तो मेटल का क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, और कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये लेस वायोलेंटली होता है, मतलब जब रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे, और ये वायोलेंटली मतलब तेजी से। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी मेटल जब ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर मेटल हॉट वाटर यानी गर्म पानी से रिएक्ट करेगा तब भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, दोनों केस में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर मेटल स्टीम से, बेटा मोमोज खाते हो ना स्टीम, ये दिल्ली वाले बच्चे मोमोज के बड़े शौकीन होते हैं, इनको मोमोज और चटनी भाई दे दो, इनके लिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पर्सिपिटेट रिएक्शन, सबको छोड़ दो मास्टर, 4 मोमोज 1 प्लेट चटनी, लपेट लपेट के खाते हैं। ठीक है, अब बेटा वही स्टीम, स्टीम मतलब भाप होता है, वेपर। ठीक है, अगर हम मेटल्स को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाते हैं मेटल का ऑक्साइड और रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब बताओ बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर हो। पर मेटल का ऑक्साइड कब बनेगा, जब स्टीम, क्या स्टीम हो, वाटर, और वाटर जब गर्म हो तो हाइड्रोक्साइड, कोल्ड हो तो भी हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कुछ मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आप खुश हो गए होगे कि अगर मेरी अंगूठी पानी में गिर गई तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सोने की अंगूठी हो, सोने की अंगूठी कौन पहनता है सर, कौन पहनता है, मान लो घोड़े की नाल पहनोगे तुम लोग, तुम लोगों के किस्मत में सोने की अंगूठी नहीं है रे बाल को, तुम घोड़े की नाल ही पहनना। अब मान लो तुम घोड़े की नाल पहने लोहे की, और वो गिर गई पानी में तो जंग लग जाएगा, क्योंकि वाटर से वो रिएक्ट करता है, वो वाटर से रिएक्ट कर लेगा, सोना नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा। क्लियर। अब पहले क्या बताया था मास्टर ने, मास्टर ने बताया कि अगर कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्टीम से ऑक्साइड बनाएगा। पीछे अब कैसे पता चलेगा मेटल अगर वाटर के साथ, कौन से वाटर, यहाँ लिख सर, लिख दे मास्टर, कोल्ड प्लस हॉट वाटर सर। अब देख, मेटल प्लस कोल्ड या हॉट वाटर, अब समझ, अब ये थोड़ा फील आएगा। मेटल प्लस कोल्ड या हॉट वाटर क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस वाटर, कौन सा वाटर, कैसा होगा, स्टीम, ये स्टीम है। तो मेटल प्लस स्टीम, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि मुझे अब समझ में आ गया होगा आपको कि अब देख, अब सर ये कोल्ड और हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा, आजा ये देख, केदारनाथ का पानी बड़ा ठंडा होता है, ये देखो, ये देख भाई, केदारनाथ का पानी कोल्ड है। सर जी कोल्ड है, सर जी कोल्ड है, ठंडा है, मैं नहीं नहाऊंगा। ऐसे भी तुम 10 दिन बाद नहाते हो गर्मी के दिनों में, ठंडी में नहीं, ठंडी में तो महीने 2 महीने। तुमको लगा कहीं 10 दिन सीरियस हो गए कि अरे भाई हम तो ठंडी में 1 महीने बाद नहाते हैं, मास्टर ने 10 दिन बोल दिया, मास्टर ने गर्मी का बोला है, गर्मी में 10 दिन बाद नहाते हो, परफ्यूम लगाओगे 5-5 हजार वाली। ठीक है, केदारनाथ का पानी ठंडा है, यानी केदार से केदार मतलब के से पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, किस वाटर से, कोल्ड वाटर से। अब यहाँ आपको सीरीज में दिया गया होगा, देखो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, केदारनाथ का, यानी पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मगर, मगर केदारनाथ का कोल्ड वाटर, केदारनाथ का कोल्ड वाटर, मगर मतलब मैग्नीशियम, मगर मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा, मगर मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा, मगर मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा, मगर मैं किस वाटर से नहाऊंगा, मगर केदारनाथ का पानी कोल्ड है, मगर मैग्नीशियम मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा, यानी मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अब देखो ये आता है एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन, ये 3 आता है, ये बेटा स्टीम से रिएक्ट करते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है सर? आलू जरा फीका स्टीम करना। केदारनाथ का पानी तो ठंडा है, मगर मैं हॉट वाटर से नहाऊंगा, आलू जरा फीका यानी फी से आयरन स्टीम करना। और सर ये पीबी से लेके ये तक डज नॉट टेक टू वाटर, डज नॉट विद वाटर, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को, ये एक्सेप्शन होता है। क्लियर? लेड, कॉपर, एच जी, ए जी और ए यू, ये तो बेटा ऐसे भी मेटल के लिस्ट में, इसे थोड़ा अलग एक्सेप्शन में मान के चलो। ठीक है, ये सारे बेटा वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये पूरा वाटर लिख देता हूं। अब बताओ, अब क्लियर हो गया? अब देखो, रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कोल्ड वाटर से यानी ठंडे पानी से, जो ठंडे पानी से, भाई इधर फील कर, जो ठंडे पानी से नहाते हैं यानी जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो गर्म पानी से नहाते हैं यानी रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो स्टीम से वो ऑक्साइड बनाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन कोल्ड वाटर कौन हॉट वाटर, किसे स्टीम चाहिए? तो केदारनाथ का पानी ठंडा है, केदारनाथ का पानी ठंडा है, सॉरी बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। केदारनाथ का यानी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी से, मगर मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर से। आलू जड़ा फीका, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है, और ये सारे के सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, मेटल रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोक्साइड बनाएगा ठंडे पानी से गर्म पानी से। ये कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, एक बार लिख दो मेरे लिए प्लीज। उसके लिए तो बहुत कुछ लिखते हो, मेरे लिए एक बार लिख दो कि जब मेटल्स कोल्ड वाटर, मेटल ऐसे लिखना, मेटल प्लस कोल्ड वाटर हाइड्रोक्साइड मेटल का, मेटल प्लस हॉट वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, एक और लिखना मेटल प्लस स्टीम मेटल ऑक्साइड। चल बेटा, और कौन कौन, ये भी लिखो, एक चीज और लिख दो, चलो एक चीज और मांग रहा हूँ लास्ट, कि केदारनाथ का पानी ठंडा है, मगर मैं सर हॉट वाटर से नहाऊंगा, आप आलू जरा फीका स्टीम करना, आ रहा हूं नहा के। ठीक है, चल भाई, ये भी क्लियर हो गया, ये भी डन है भाई। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नहीं करते, नहीं करते रिएक्ट। चलो अब आता है मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से कौन करेगा? तो केदारनाथ का पानी ठंडा है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो एक रिएक्शन दिखाया गया सोडियम का, इसे देख लो बेटा। जैसे यहाँ सोडियम है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा सिंपल सी बात है, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते होंगे, क्योंकि अपने पहले ही पढ़ रखे हैं कि कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर से हाइड्रोक्साइड बनाता है, बाकी मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्लियर था ना? चल, तो ये बना पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और रिलीज कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, एंड हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी तो रिलीज होगा ही। देखो बेटा, सोडियम प्लस वाटर Na H2O क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज करा हाइड्रोजन गैस, दोनों समय में हाइड्रोक्साइड बन रहा है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये लिखते चलो ना, कितना अच्छा। मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दो एग्जांपल, कॉपी पेस्ट मारो। अब मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, मगर, मगर मतलब मैग्नीशियम, मगर मैं नहाऊंगा पानी से, आ गया। एक सेकेंड, कैल्शियम भी आ गया, कैल्शियम को रिएक्ट करा दिया H2O से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। केदारनाथ का पानी ठंडा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज बेटा देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, सीए, केदारनाथ का पानी ठंडा है, सीए भी किससे रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर से करेगा, कोल्ड वाटर से, लेकिन बनाएगा तो हाइड्रोक्साइड ही, बनाएगा तो हाइड्रोक्साइड ही। यहाँ पे एमजी वाला एक एग्जांपल देना चाहिए था, ये जो हमारी टीम है वो पता नहीं कभी कभी सो जाती है, उनको एमजी का एक एग्जांपल देना चाहिए था, उन्होंने केदारनाथ का 3 एग्जांपल एक ही में डाल दिया है हॉट वाटर वाले सेक्शन में। नहीं बेटा, देखो बेटा, Ca+H2O क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2। बोलोगे सर ये ठंडे पानी से कर रहा है, नहीं रे पगला, नहीं पगला, कैल्शियम कोल्ड वाटर से करे, हॉट वाटर से करे, बेटा ठंडे पानी से या गर्म पानी से बनाएगा तो हाइड्रोक्साइड ही। लेकिन आप क्या याद रखे हो? केदारनाथ का पानी ठंडा है, तो बस ठंडे रखो ना, यहाँ लिख दो कोल्ड वाटर, CW, क्लास वर्क नहीं, कोल्ड वाटर, और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा? अब देख, मेटल रिएक्ट विद स्टीम, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? देख, मेटल लाइक आलू जड़ा फीका, देख आलू आ गया और फीका आ गया। अभी एक डाउट होगा मेरे बच्चों को कि सर जी यहाँ आपने कैल्शियम डाल दिया हॉट वाटर में, पगला ये यहाँ पे आएगा, चल खुश, ये एग्जांपल यहाँ पे आएगा, ठीक है? आप खुश है तो ठीक है। मेटल रिएक्ट विद स्टीम, बेटा जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है? मेटल का ऑक्साइड। जैसे देख, आलू प्लस वाटर, मतलब एल्यूमिनियम, यार थोड़ा तो समझ सकते हो, आलू प्लस वाटर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस में रिलीज हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, समझ रहे हो? चलो, आयरन प्लस H2O, आयरन प्लस H2O क्या बनाया, Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लिया। तो ये दोनों केस में ऑक्साइड बनाया। सर आप हॉट वाटर का एग्जांपल नहीं दोगे, वही मैं तुम लोग के लिए एग्जांपल ही लाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले ये समझा लो उसके बाद। अब देख बेटा, मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से कौन, केदारनाथ का पानी, केदार का एग्जांपल मिल गया, नाथ का मिल गया, कहा कैल्शियम का मिल गया, चल ठीक है। मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर में, मगर मैं नहाऊंगा, मगर मैं नहाऊंगा गर्म पानी से। नहा बेटा, मैंने तो कहा मना किया हूँ, 10 दिन बाद नहाओगे गर्म पानी से ही नहाना पड़ेगा, 10 दिन बाद बेटा गर्म पानी से ही नहाओगे, मैल छूटता नहीं है ना, ठीक है। तो Mg प्लस H2O, Mg रिएक्ट करेगा H2O के साथ, क्या बनाएगा सर, MgOH का वोल्ट वाइज प्लस में रिएक्ट करेगा, सब रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो, MgOH का वोल्ट वाइज। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसे, अगर आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर में बता दिया। MgOH का वोल्ट वाइज। अब देख बेटा, ये आ गया MgOH का वोल्ट वाइज, क्लियर हो गया। मैग्नीशियम का भी तेरे को एग्जांपल मिल गया, केदारनाथ का पानी ठंडा है, मगर मैं नहाऊंगा गर्म पानी से, आलू जरा। अब बोलोगे जिंक का नहीं दिया, रहने दे रे पगला, जिंक का होमवर्क है, मार्कर गिर रहा है ऊपर से धक 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 करके। जिंक का, जिंक प्लस वाटर बनाओ होमवर्क में, आलू जरा फीका स्टीम करना, मतलब क्या बनाएगा, जिंक का ऑक्साइड ही तो बनाएगा, क्योंकि बेटा मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड ही बनाता है। सर ये वाटर स्टीम ही होगा, कैसे पता चला रे पगलू, आलू जरा फीका स्टीम करना, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन ये स्टीम से ही करते हैं, और केदारनाथ का पानी ठंडा, यानी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी से करते हैं, मगर मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, कि कोई ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, कोई गर्म पानी से, कोई स्टीम से। आई होप कि अब तो क्लियर हो गया होगा, लिख दे रहे कमेंट बॉक्स में भाई, लिख दे कि मेटल प्लस हॉट वाटर हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस कोल्ड वाटर हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस स्टीम मेटल ऑक्साइड। चल, अब मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब भी बच्चा ऐसा हो, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो कि मेटल किससे रिएक्ट करे, एसिड्स के साथ, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाता है, मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट। ये भी एसिड बेस सॉल्ट में पढ़कर आए होंगे कि मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पढ़े हो ना। फिर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे याद आ रहा है, नहीं आ रहा, वीडियोस देख के आओ और मजा आएगा बेटा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब पहले पढ़ाओ और टीचर मास्टर के साथ बोल रहा है बच्चा कि हाँ मास्टर सॉल्ट बनाएगा, मास्टर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा मास्टर, तो अंदर से फील आता है बच्चों को भी कि हाँ सही चल रहे हैं हम लोग, सही चल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, मेटल प्लस एसिड, मेटल का सॉल्ट, और रिलीज कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, एक मिनट माइक में थोड़ा सही कर लो, जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइंड होगा तो बनाएगा मैग्नीशियम का क्लोराइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, यही है वो सॉल्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे फिर से गलत हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और रिलीज करेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये दो भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जितने रिएक्शंस है ना बेटा वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, रिएक्शंस को बेटा गड़बड़ नहीं करने का। ये रिएक्शन जो हमने कोल्ड वाटर हॉट वाटर बताया है, ये जो रिएक्शंस बेटा वो एसिड्स के साथ बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे आप विशेष ध्यान दो, बिल्कुल विशेष ध्यान दो। तो देखो, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, देख क्वेश्चन क्या रे भाई क्या बात, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड when dilute hydrochloric acid is added into reactive metal, which gas is produced when dilute hydrochloric is added into a reactive metal, write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid। एक केमिकल रिएक्शन भी लिखना है जिसमें बेटा आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब आप बताओ, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Fe प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बेटा होमवर्क है आपका। अब आप देख के ही बताओगे, आयरन सल्फेट बनाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, आयरन का सॉल्ट बनेगा, आयरन सल्फेट का क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट कौन सा होगा,
आयरन सल्फेट, आयरन इज मेटल, SO4 इज सॉल्ट। क्लियर? ये क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब देखो बेटा, कुछ एक्सेप्शंस बेटा हमेशा रह जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रह जाते हैं। जैसे आपने जितनी चीजें पढ़ी कि मेटल्स बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, नॉन मेटल साइन नहीं करते। अब मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन है। आपने बोला मेटल्स आर गुड कंडक्टर, अच्छी बात है, पता है मुझे, सारे नहीं होते एक जैसे, कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं बेटा। जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, 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 ओहो फील आ रहा है। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल, मर्क्यूरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। जनरली मैंने बताया था मेटल्स आर सॉलिड, मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड हो जाता है, नहीं लिक्विड होता है। ठीक है, तो बेटा ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड, बट लिक्विड मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी। अच्छा, एल्केलाई मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद नाइफ, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। अब इसका बेटा याद रखना, लिथियम का Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। ठीक है, करीना याद है आपको? करीना, करीना कपूर का नाम पता है आपको? करीना को ऐसे लिख दो, कलीना, कलीना, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, कलीना। ठीक है, या कोई लड़की हो जो लीना हो, इसका नाम है लीना, लीना, तो ऐसे याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है बेटा, तो ये एल्केलाइन मेटल्स होते हैं, ये काफी सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन ये मेटल सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हो। गैलियम, मैंने बोला मेटल्स काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, नहीं रे, गैलियम और कैल्शियम दो ऐसे मेटल हैं जो वेरी सॉफ्ट होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने क्या बताया था, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबके लिए था, लेकिन ये दो अभागे ऐसे हैं जो काफी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर palm, अगर आप उसे हथेली पे रखोगे ना बेटा मेल्ट हो जाएंगे, हथेली पे रखते ही मेल्ट हो जाएंगे। ये किसकी खासियत है? गैलियम और कैल्शियम। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट हमारा लेड जो है, सीसा जिसे बोलते हैं, पीबी सिंबल है जिसका, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा कंडक्टर होता है? पुअर कंडक्टर। अब देखो, मर्क्यूरी लिक्विड हो जाता है, गैलियम और कैल्शियम बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट्स के होते हैं, लेड पुअर कंडक्टर होता है। अब आपको मिल रहा है ना, हर में विलन मिल रहा है, घर में ही विभीषण मिल रहा है आपको, विभीषण, घर के अंदर विभीषण, सारे बेटा गुड कंडक्टर है। लेड बोलता है मैं तो पुअर कंडक्टर हूँ, सब हाई मेल्टिंग पॉइंट, सब पढ़े लिखे, ये देखो मैट्रिक फेल, 10th फेल, सब के सब बेटा स्ट्रॉन्ग, ये देखो कितने कमजोर, प्रिया के स्माइल करने पे बेटा पिघल जा रहे हैं, सॉफ्ट है इतने, काट के चली गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉन मेटल्स, अब आता है बेटा नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के अंदर भी एक्सेप्शन है। आप क्या लगता है, क्या सारे नॉन मेटल्स अभागे हैं? सब चमकते नहीं है? वो फेयर एंड लवली नहीं लगाते बेटा, वो भी फेयर एंड लवली लगाते हैं। मेटल्स तो फेयर एंड लवली लगाते ही है, नॉन मेटल्स भी फेयर एंड लवली लगाता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, इसमें डाला ही नहीं है फेयर एंड लवली, अच्छा है पहला ही है, देखो बेटा पहला ही फेयर एंड लवली है। आयोडाइन एंड ग्रेफाइट आर लस्टर्स, आयोडाइन और ग्रेफाइट दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो चमकीले होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते हैं सर। ये देखो आ गए विको टर्मरिक क्रीम लगा के। अब देखो ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसा? ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बैड कंडक्टर नहीं होता, गुड कंडक्टर होता है। जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते थे, ग्रेफाइट बोलता है नहीं अपन गुड कंडक्टर बनेगा, अभी अपन गुड कंडक्टर बनेगा। ये बोलेगा हमारी कॉम से कोई भी बैड गुड कंडक्टर नहीं है, अपन बनेगा। कौन? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहता है हम बनेंगे गुड कंडक्टर भाई। एक्सेप्शंस मिल रहे हैं। अब देख बेटा, डायमंड, डायमंड की रिंग लेगी क्या लेगी बोल दे, तो देख बेटा डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि मैंने बोला नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते जनरली, जबकि कार्बन, ये जो अपना डायमंड होता है वो हार्ड होता है। कार्बन इसलिए बोला क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप है। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं थी, लेकिन अपना अपना डायमंड बोलता है अपन बनाएगा नीट लेवल का, प्रॉपर प्रॉपर प्रो लेवल का बनाएगा अपन, तो ये डायमंड बनता है अब अंदर से हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। नोट, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, बताया था आपको, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉन।
बेटा एलोट्रॉप क्या होता है, कार्बन का ही फॉर्म होता है, अलग फॉर्म जो कार्बन से ही बना होता है, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड। और कोयला, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, नहीं। ग्रेफाइट, डायमंड और कोयला, ये बेटा तीनों कार्बन के एलोट्रॉप है, यानी कार्बन से ही बने होते हैं। और ये नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस थे। जो नॉन मेटल्स पे आपको थी कि भाई नॉन मेटल्स कुछ नहीं कर सकते, भाई नॉन मेटल चमकते हैं पगले, आयोडीन। नॉन मेटल कुछ नहीं कर सकते बेटा, नॉन मेटल करंट फ्लो करते हैं, ग्रेफाइट से सीखो अपने। नॉन मेटल्स तो हार्ड नहीं होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, वो तो अच्छे से रहते नहीं है। डायमंड, जिसके पीछे आप पागल रहते हो, देख लो, गोल्ड से बढ़िया है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब आता है पॉइंट्स की मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। देख बेटा, तो जनरली मेटल्स की अगर बात करें, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, सॉलिड होता है मरकरी को छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड, अभी एक्सेप्शन में हो गया था। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस, नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, जबकि मेटल्स सॉलिड होते हैं। लिक्विड एक ही होता है मर्क्यूरी, तो छोड़ दो मर्क्यूरी, उसको बनने दो, ठीक है। साइनी, मेटल्स क्या करते हैं, साइन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस, आयोडीन को छोड़कर, ठीक है, डल अपीयरेंस, वो साइन नहीं करते। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उन्हें हम सीट बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अगर इनको आप फोर्स लगा के खींचना चाहो ब्रेक हो जाएंगे। आप इन्हें पीट पीट के सीट में चेंज करना चाहो टूट जाएंगे। गुड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा ग्रेफाइट को छोड़कर। अच्छा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये बेटा केमिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया इनका। जैसे हमने डिफरेंस प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल दिया है, इसमें ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी पीसी कवर किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है। और यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम बात करेंगे। अब देखो एग्जांपल के तौर पर आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो नॉन मेटल्स की तरफ से ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, कार्बन आया, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको और करना है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, सीपी। बेटा ये आप खुद से करोगे, ये सर्च खुद से करोगे। बेटा सर्च क्या करना है, स्लाइड्स में बेटा यहाँ पे अंडा थोड़ी दिलवाया हूँ तुम लोगों से, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज दिया तो है मेटल्स का। ये देखो वाटर के साथ का रिएक्शन, ये देखो कौन कोल्ड वाटर हॉट वाटर, तो उसमें से आप पॉइंट्स ढूंढोगे और ये करके लाओगे, ये आपका आज का होमवर्क हो, ठीक है। अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलोगे सर ये तो केमिकल रिएक्शन में पढ़ाए थे, फिर से लेकर आ गए क्या मास्टर। बेटा देख, इसमें आता है कि जब मेटल ए का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से कराया जाता है, यानी हाउ मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, यानी दूसरा मेटल जो है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से जब रिएक्शन करता है, तो बेटा ए का सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है और बी मेटल प्राप्त हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, तो जिंक मेटल ए हुआ और कॉपर सल्फेट क्या हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, एसबी। एसबी मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। अब बेटा क्या होगा कि ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट कौन है, कॉपर तो मेटल है, SO4 सॉल्ट है, ये सॉल्ट जाएगा ए के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्ट SO4 Zn के साथ जाएगा, बनाएगा ZnSO4 और कॉपर आपको मेटल बी प्योर प्राप्त हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए लेकर आया हूं अगले स्लाइड में। ये देख लो बेटा, ये ऊपर वाले हैं मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाले क्या है बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे वाले रिएक्टिविटी डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे कम रिएक्टिव मिलेंगे और सबसे नीचे आपको लिस्ट रिएक्टिव मिलेंगे। अब यहां से देख, अब यहाँ पे Cu अलग कैसे हो गया, Zn क्यों आ गया SO4 की जगह, SO4 की शादी Cu से हुई थी, क्या दिक्कत है, Zn क्यों इसको पटा लिया और Cu बेटा चुपचाप रह गया। देख रीजन है बेटा, रीजन Cu और Zn में लड़ाई थी ना, लड़ाई थी Cu और Zn। देख जब बात पैसे की होती है ना, जब बात पैसे की होती है तो Cu और Zn दोनों को देख, ये रहा Cu और ये रहा Zn, देख लो भाई लेवल क्या है, ये सेक्टर में और ये गांव में रहने वाला लड़का, तो बेटा जाहिर सी बात है Zn के साथ SO4 ज्यादा बैलेंस रहेगा। तो Zn हाईली रिएक्टिव है, बहुत कूल दिखता है, चश्मा पहनता है बढ़िया, टोपी लगाता है बढ़िया, बेल्ट लगाता है, परफ्यूम मारता है बढ़िया बढ़िया, तो इसीलिए Zn ने सी को बोला चल चल
और SO4 को अपने साथ लेके चला गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था, और ये देख ZnSO4 बना दिया CO। तो जब भी बेटा मेटल ए को सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी में डुबाएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बने जरूरी नहीं है, वो मेटल हाईली रिएक्टिव भी होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली क्या कहता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस लेस, रेस लिख दिया हूं, लेस रिएक्टिव मेटल। ये अधिक रिएक्टिव वाला जो होता है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है, भगा देता है, मार के भगा देता है। देखो बेटा ये आयरन था, CuSO4 में डाला, बेटा FeSO4 क्यों बना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए होगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ के आओगे ये देखो Fe कहाँ था, ये रहा जिंक के नीचे। Fe भी Cu से ज्यादा पावरफुल है, तो ये Cu की जो वाइफ है ना, इसको जिंक भी भगा सकता है, आयरन भी भगा सकता है, लेड भी भगा सकता है, इसको कोई भगा के लेके चला जाएगा, कॉपर कुछ नहीं कर सकता, लेस रिएक्टिव है। इसलिए बोलता हूँ हाईली रिएक्टिव जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेस रिएक्टिव कम पावरफुल होते हैं। अब देख, अब देख भाई, अब देख, अब देख, अब देख क्या हुआ, Cu के सॉल्ट को कौन ले गया, आयरन, आयरन सल्फेट, और कॉपर इज अकेला। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन देखो इस पे एक आया था कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड, जिंक को ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं, आयरन सल्फेट FeSO4 में। केमिकल रिएक्शन कौन सा टेक प्लेस होगा ये आप होमवर्क में लिखोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अब देख जिंक को आपने आयरन सल्फेट में ऐड किया, जिंक और आयरन में पावरफुल कौन है अगले स्लाइड में देख लो, जिंक और आयरन में पावरफुल कौन है, ओहो एक रन से हार गई मैच, ओहो ओ माय गॉड। मतलब एफी ना जिंक से थोड़ा ही नीचे, थोड़ा एक ऊपर होता ना बात बन जाती, जिंक ज्यादा पावरफुल है, आयरन तो गया काम से, आयरन गया काम से, आयरन के सल्फेट को कौन चुरा ले जाएगा, वो बोलते हैं ना चुरा ले जाऊंगा तुझे मैं अच्छा उठा ले जाऊंगा, सॉरी बेटा सॉरी, चुरा लेके नहीं जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो चुरा ले जाऊंगा पे कोई गीत बनाई क्या, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, हो हो, कौन गाएगा, आयरन, आयरन क्या कहेगा, चुरा के दिल मेरा सल्फेट चली, मुझे क्या पता जिंक से मिली, हो। तो बेटा जिंक सल्फेट बना देगा, और आयरन, मजा आया मजा तो पूरा आया। चल बेटा अगले स्लाइड पे, तो अगले स्लाइड पे रिएक्टिविटी सीरीज आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिए इसका, ठीक है। चलो अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 9th क्लास का पार्ट है, 10th में थोड़ा बहुत है, पढ़ना पड़ेगा। जैसे देख एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसा कुछ मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर 288 का मैजिकल नंबर पढ़ा होगा। तो एल्यूमिनियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में ये 8 तो रख सकता है, लेकिन इसके पास बचा ही नहीं है ना, 2 8 10 खर्च कर दिए, अब लास्ट वाले में कहाँ जाएगा, 3। तो इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे मैग्नीशियम जैसे 12 है, पहले वाले में 2, फिर 8, लास्ट वाले में आप बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मेरे बोलने से पहले लिख दो यार पगलो, 2 8 10, तो लास्ट वाले में कितना आएगा, 2, जल्दी से लिख दो, 2 8 और 2। अब देख बेटा कार्बन की देख लो अपनी 6, पहले में 2 तो लास्ट में बचा 6, 8 क्यों नहीं सर, अरे पगलू, ओ पगलू लास्ट में 8 कैसे भर देगा, 10 को है ही नहीं इसके पास। कैल्शियम के पास 20, पहले में 2 फिर 8, 10 खर्च कर दिए, फिर तीसरे वाले में 8 18 खर्च कर दिए, तो लास्ट वाले में 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 है तो 2 कॉमा 6। तो ऐसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा। अच्छा कार्बन 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 कार्बन, सुनो कार्बन के साथ तो नाइंसाफी हो गया, कार्बन के साथ क्या नाइंसाफी हो गया सर, गड़बड़ कर दिया। कार्बन के पास 6 है ना, तो पहले में 2 और दूसरे में 4, क्लियर है, पहले में 2 दूसरे में 4। चलो इसे नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा बेटा, ठीक है, इसे नोट कर लिया। तो अब अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, और यहां से आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच का प्यार, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में कैसे प्यार होता है,
ठीक है बेटा, मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में मिलते हैं ये बात हो रही है। अब देख बेटा, जैसे यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये Na मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, ये समझ। एक नॉन मेटल मेटल से क्यों मिलना चाहेगा? तो देख बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, यहाँ मैं तेरे को समझा रहा हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर 8 रखता है, लास्ट वाले में 1 रखता है, क्योंकि लास्ट वाले में 8 होता है। और क्लोरीन का होता है 70। क्लोरीन का क्या होता है सर? 70। तो पहले में रखता है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। देख बेटा, साइड सी बात है, सोडियम को अगर लास्ट वाले को कंप्लीट करना है, जैसे 2 8 8, मैजिकल नंबर क्या है लिख देता हूँ, 2 8 और 8, ये मैजिकल नंबर है। अब देख, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। सोडियम के लास्ट में कितने हैं? 1। अब सोडियम चाहेगा कि या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले लूं, नहीं तो मेरे से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले वापस, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूंगा। यार क्या रखूंगा, एक साथ पूरा होता तो अच्छा लगता। अब क्लोरीन के पास है 7। इस क्लोरीन के साथ को किसी का साथ चाहिए, इस क्लोरीन के साथ को किसी का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा, ये बोलेगा यार कोई मेरे को अपना साथ दे दो ताकि मैं पूरा हो जाऊं। अब देख बेटा, होगा क्या, Na के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको ये दिख रहा है, और क्लोरीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो कर लो प्यार प्यार में। इसके पास है 7, इसके पास है 1। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, देख बेटा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चल, तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, Cl के एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे, ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कूद के आ गया यहाँ पे। देख बेटा, Na का 1 इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया। तो सुन, जाहिर सी बात है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो प्लस होता है, जो देता है वो प्लस होता है। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na 1 प्लस, 1 प्लस क्यों? क्योंकि इसने 1 दिया है। अगर मैं कहूँ Cu 2 प्लस, यानी कॉपर ने 2 दिया है, बेटा जो जितना देगा वो उतना प्लस होगा। तो सोडियम ने 1 ही दिया है, तो Na 1 प्लस। अच्छा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन गंदा बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बन गया 1 माइनस, और ये दोनों आपस में मिलकर NaCl। सर देखो, अब Na के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट वाले ऑर्बिट में, इसके लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? क्लोरीन ले गया। तो अब Na इज अकेला। क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, जो क्लोरीन के अगल बगल ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। और सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन थे, अब देख बेटा हुआ क्या, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया और ये बनाया, यही तो हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया और 2 4 6 8 इसको कंप्लीट कर दिया, और इसी तरह क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका? NaCl का। इसी तरह NaCl का फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड का। ये देखो 2 8 1 2 8 7, इसको कर दिया 8 किसने? Na ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आएगा। उसके लिए आपको कुछ तलवार नहीं चलाना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। चलो क्लियर है, अभी आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाला फिर बीच में सर, ये वाला, तो ये बता रहा है कि किसने दिया लिया है, Na ने 1 दिया तो +1, Cl ने 1 लिया तो 1 माइनस, बनना NaCl ही है। अगले स्लाइड में मूव करूं, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग। अब हम फॉर्मेशन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का। बेटा किसी भी जब आप एलिमेंट्स को मिलाओगे, मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर कंपाउंड बनाओगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, कौन कौन शामिल है। जैसे यहाँ देख, कैल्शियम मेटल की ओर से, और ऑक्सीजन नॉन मेटल की वजह से शामिल हो गया, और उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर क्या होगा, पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो बेटा काम बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और आप उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन खुद बना लोगे। जैसे देख, कैल्शियम का 20 होता है, लेट सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया कैल्शियम का 20, पहले वाले में कितना लिखोगे? 2, फिर 8, फिर 8। अभी बता कितने कंप्लीट हुए? 8 8 16 2 18, तो लास्ट वाले में 2 ही तो जाएगा, 20। अब देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2,6। क्या होता है? 2,6। ये ले भाई, 2,6। 8 होता है तो 2,6, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो पहले में 2, दूसरे में 6। अब ऑक्सीजन को कंप्लीट होना है तो 8 चाहिए, कैल्शियम को कंप्लीट होना चाहिए, तो भाई उसके पास तो 2 ही है। अब वो 2 लेने में तो बहुत मेहनत एनर्जी लगेगी, तो बोलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। अब अपने क्या होगा कि देख, ऑक्सीजन को 2 की तलाश है, और कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है। अब ऐसे हो गया कि मान लो कि मैं 2 रोटी की एक्स्ट्रा लेकर गया,
और स्कूल में मेरे सामने जो मेरा दोस्त है, उसके घर वालों ने उसको थोड़ा कम रोटी दे दिया, 2 रोटी कम ही दे दिया, बेचारे की भूख लगी हुई है, बोल रहा है यार अभी होता ना तो 2 रोटी और दबा देता। अब मैं बोल रहा हूँ यार 2 रोटी एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं अपनी 2 रोटी उसको दे दूँगा, मैं भी खुश हो जाऊँगा क्योंकि मैं भी बचा के लेके जाऊँगा तो मम्मी मारेगी रैपट, रैपट, रैपट बोलती है, बोलेगी कि 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आया, हरामखोर। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी 2 रोटी उसको दे दूँगा, सोचूँगा यार तू खा ले ये, तू खा ले मेरे भाई। तो वो भी खुश हो जाएगा कि मेरा भी पेट भर गया और मैं भी खुश कि मम्मी के डाँट से बच गया। उसी तरह तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इस बार कैल्शियम कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देख कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के पास 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। ओके सर। अब कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये देख 1 और ये 2 दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बनाया Ca2+ क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 6 के बाद वो कितना हो गया होगा? वो हो गया होगा सर 2 और 8, 2 और 8 हो गया होगा। तो ये देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। लेकिन लेना लिया हुआ है ना तो इसके माथे पे तो हमेशा लिखा होगा कि 2 रोटी खाया था तूने मेरा, तो 2 माइनस और ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन बहुत आसान होता है, चीजें बस समझ में आनी चाहिए। जैसे ये कैल्शियम, लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 2 गो टोपी यहाँ पे, एगो ऊपर, एगो नीचे, टिक कर दो। बोलोगे यहाँ तो साइड में था, गधो वो मैटर नहीं रखता। और उसको मैंने प्लस कर दिया किसके साथ? ऑक्सीजन। इसके पास कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए था। कैल्शियम हुआ क्या किया? बोला कि ये ले भाई, एक तू ले, एक इधर से भी देता हूँ, पूरा लेके कंप्लीट हो। खुश रह रे, जा खुश रह। तो ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कहानी उसके बाद की थी और ये कहानी उसके बाद की थी कि अब Ca2+ है, इसका मतलब यानी कुछ Ca के देख के ऐसा लग रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसके आउटर ऑर्बिट में अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी। सबसे पहले क्या याद रखना है सर? मास्टर एटॉमिक नंबर याद रखना है। उसके बाद आप मैजिकल नंबर पे इसे अरेंज करो, काम हो जाएगा। आसान होते हैं ऐसी चीजें। चल भाई, अब है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? ये लिखा हुआ है 12, तो इसका हो जाएगा 2,8,2। क्लियर? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17, 2,8,7। यहाँ बात फंसेगी, यहाँ बात फंसेगी। Mg के लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? देख और देख के आप बता कि Mg के लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 है मास्टर। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है मास्टर। इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम कब खुश होगा? जब वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और मैं बोलूंगा क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन हूं तो मैं मैग्नीशियम बोलूंगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना, तो Mg बोलेगा नहीं 1 नहीं देगा, 2 देगा। यानी तेरे को लेना है तो तू 2 इलेक्ट्रॉन ले। अब क्लोरीन बोलेगा यार मेरी औकात नहीं है यार 2 लेने की, मैं तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो Mg उसको क्या बोलेगा कि देख भाई, या तो तू एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तेरे को जबरदस्ती लेना पड़ेगा, यानी तू जा कोई और ग्राहक ढूंढ के ला जिसको मैं बेचूं ये। तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरह कितनी क्लोरीन को ढूंढेगा? 2 क्लोरीन। भाई 2 क्लोरीन को ढूंढेगा। अब देख कहानी यहाँ पे Mg का, Mg के लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा। अब देख क्लोरीन का 2, 4, 6 और 8, 8 कैसे हुआ? क्योंकि 7 था और यहाँ भी देख 8। ये देख क्लोरीन के पास 7 था, 7 था। यहाँ लिखता हूँ मैं, इस चीज को लिखता हूँ कि क्लोरीन के पास 7 था, इसके पास भी 7 था और इसके पास 2 थे। ये 2 एक इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये 7 से कितना हो गया? 8 हो गया। ये भी 7 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो देख Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg2+। लेकिन क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 या 1? सर 1 लिया है। एक क्लोरीन ने 1 लिया है और एक क्लोरीन ने 1 लिया है, बन गया MgCl2। सिंपल था। MgCl2, Cl2 मतलब Mg के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन में बट गए, 1 और 2। क्योंकि वो एक 2 इलेक्ट्रॉन एक को नहीं दे सकता, नहीं झेल पाएगा ना। क्लोरीन झेल ही नहीं पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जगह ही नहीं है। एक की जगह है, जाएगा ही नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। और जबरदस्ती धकेलोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे चल बेटा, आई होप कि अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी एनर्जी के साथ मैंने आप लोगों को कवर करा दिया यहाँ तक। तो ये 23 पेज का जो स्लाइड था हमने कवर किया है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक बेटा, अभी तक जो चीजें तू पढ़ रहा है ना, ये सब आयोनिक कंपाउंड्स हैं। रिश्ते ऐसे नहीं बनते, समझ रहे हो? आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, जल्दी टूट नहीं जाता। आपका घर वालों से आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? आपके भाई से ब्रेकअप हो गया हो,
कभी पापा से ब्रेकअप हो गया, पापा ने ब्लॉक मार दिया, होता है क्योंकि आयोनिक आयोनिक बॉन्ड है यार, नहीं हो सकता। थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, कुछ दिन बातें नहीं होती हैं, फिर बोलते हैं पापा 20 रुपए दो ना, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो चीज़ है। तो जो मम्मी-पापा के साथ आपके रिश्ते होते हैं, माँ-बाप के साथ जो रिश्ते होते हैं, वो आयोनिक होते हैं, मजबूत होते हैं, समझ रहे हो? चलो, अब देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। वही मैंने बोला, मजबूत रिश्ते, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। बेटा ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जल्दी नहीं टूटेगा। अभी ये नहीं कि आपके पापा से किसी ने बोल दिया कि देखो सर, आपके बच्चे ने ना, आपका जो लड़का है ना, द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी लड़की को घुमा रहा था, और पापा ने बोला कि जा, आज से मैं तेरे को ब्लॉक मारता हूँ, आज से मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, तू खत्म है, तू बर्बाद है, मैं तेरे को कुछ नहीं जानता। ऐसे तो नहीं करते ना पापा। पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, 2 थप्पड़ लगाऊंगा अगली बार से ऐसा किया तो। अभी पढ़ने का समय है बेटा, पढ़ाई कर ले, मन लगा के पढ़ ले, रैंक वैंक ला, अच्छा कर जाएगा तो अच्छी लड़की अपने आप तेरे लाइफ में आ जाएगी। पढ़ ले बेटे, पढ़ ले। ऐसे ही बोलते हैं पापा तो, समझ रहे हो? तो ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इतने तेजी से मतलब नहीं मेल्ट होते, इतनी तेजी से बॉयल नहीं हो, मतलब हाई बॉइलिंग, मतलब इतनी आसानी से नहीं बॉयल हो जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टेन स्टेट में, ध्यान रखना। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट, यानी द्रव अवस्था में, लिक्विड में। ब्रिटल एंड ब्रेक इजिली, आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रिटल होते हैं। स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। अब आता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे, इनमें 3 वर्ड आएंगे, मिनरल्स, कोर और गैंग। देखो, जैसे दीज आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी इंग्लिश वाले नहीं समझेंगे, यानी अर्थ क्रस्ट पे, क्रस्ट नहीं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे जो बेटा नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स फाउंड इन वेरियस फॉर्म लाइक क्ले, सॉल्ट, मार्बल, ये सब बेटा मिनरल्स हैं। क्ले हो गया, सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, क्योंकि जो नेचर में पाया जाता है नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स है, वो सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसके बाद आता है ओर्स, उसके बाद क्या आता है बेटा जी, उसके बाद आता है सर हमारा ओर्स। ओर्स किसे कहते हैं, ओर्स आर मिनरल्स, ओर्स भी मिनरल्स होते हैं, दैट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यूएबल मेटल। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी मिनरल्स के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ कोई वैल्यूएबल मेटल, यानी कोई वैल्यूएबल मेटल का ज्यादा परसेंटेज पाया जाता है, तो उसे ओर्स कहते हैं, विच कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली। जैसे कि आप इससे समझ लो, आयरन का एक और है हेमाटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, यानी आयरन के कई सारे एस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उसमें से एक आता है हेमेटाइट। जैसे एल्यूमिनियम का एक होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट। ये बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आता है, एल्यूमिनियम ओर इज बॉक्साइट एंड आयरन ओर इज हेमेटाइट। और को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई मिनरल्स, बेटा कोई मिनरल्स, ओर्स भी क्या है, मिनरल्स हैं, जो कि हाई परसेंटेज ऑफ मेटल में पाया जाता है, जैसे कि कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यूएबल मेटल, किसी वैल्यूएबल मेटल की हाई परसेंटेज उसमें पाई जाती है, तो उसे ओर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब समझो, अब मैं थोड़ा फील दिला देता हूँ, छोड़ो यार। जैसे हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट के में किसके लक्षण होंगे, किसके लक्षण होंगे, उसके अंदर हाई परसेंटेज किसकी होगी, आयरन की होगी सर, क्योंकि वो आयरन से बना हुआ है, तो ये आयरन का ओर हुआ हेमेटाइट, समझे। जैसे मान लो कोई लड़का है, तो उस लड़के के ज्यादा लक्षण किससे मिल रहे हैं, उसके मम्मी पापा से मिलेंगे, तो वो लड़का है, वो अपने मम्मी पापा का ओर हो गया। जैसे बॉक्साइट, अब बॉक्साइट का आप देखो, बॉक्साइट को देखो, बॉक्साइट के अंदर कौन सी वैल्यूएबल मेटल्स की ज्यादा प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एल्यूमिनियम की, हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यूएबल मेटल, जिस वैल्यूएबल मेटल की सबसे ज्यादा लक्षण मिले वो उसी का ओर होगा, यानी बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। अब देखो गैंग, गैंग द इंप्यूरिटीज लाइक सैंड, क्ले एंड रॉक प्रेजेंट इन ऑल। बेटा जब ये मेटल्स पाए जाते हैं, और जब पाया जाता है, तो इसके साथ कई सारे क्या होते हैं, इंप्यूरिटीज, यानी कुछ बेकार चीजें होती हैं, जैसे कि सैंड जिसका कोई यूज नहीं है, क्ले, रॉक्स विच आर नॉट यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं, उसे हम बोलते हैं गैंग। बेटा आपकी सोसाइटी में भी मान लो कुछ लोग होते हैं जो बंकर मार रहे होते हैं, जो घूम रहे होते हैं, निठल्ले घूम रहे होते हैं, अब वो गैंग बना के घूमता है, बेकार निकल गया उसका लड़का, उसका लड़का तो गैंग गिरी करता है,
गैंग बनाता है, बेकार है। तो उसी तरह मिनरल्स और ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं जिसका कोई यूज नहीं है, उसे हम बोलते हैं गैंग। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बाद आता है बच्चों आपको ये मेटल्स की सीरीज। अब इस सीरीज में क्या दिया गया है कि जो ऊपर के आपके सोडियम से लेके एल्यूमिनियम तक है बच्चों, जो सोडियम से लेके एल्यूमिनियम तक आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं किसी के साथ। अब क्या है इनमें कि नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, यही कारण है कि ये कभी फ्री नहीं होते, ये नहीं तो कोई और सही, किसी के ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और दूसरा ऑलवेज फाउंड एज कंपाउंड, जैसे क्लोराइड और ऑक्साइड। बिल्कुल, यानी अकेले नहीं होते, या तो अपने क्लोराइड के फॉर्म में नहीं तो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। और ये देखो, अब जिंक से लेके बेटा लेड तक ये आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में, यानी मॉडरेट मतलब ना ज्यादा रिएक्टिव ना बिल्कुल कम रिएक्टिव, मॉडरेट है। ठीक है, हाँ। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। अब ये अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में, अकेले नहीं पाए जाते। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। अगर आपको प्योर मेटल चाहिए तो आपको इनको इससे अलग करना पड़ेगा, यानी सल्फाइड को अलग करना पड़ेगा, कार्बोनेट को अलग करना पड़ेगा। क्लियर? देखो, अब आती है लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो कि है आपका यहां से कॉपर से लेके प्लेटिनम तक। ये काफी लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, प्योर मेटल्स कहा जाता है जिससे। लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो। लेकिन जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैन बी फाउंड बोथ इन फ्री स्टेट एज कंपाउंड। यानी ये जो कुछ नाम है वो फ्री स्टेट में भी होते हैं, कंपाउंड स्टेट में होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, ये हमेशा फ्री स्टेट में होता है, भी कंपाउंड कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ नहीं होता, हमेशा फ्री। नहीं तो अगर ये किसी के साथ होता तो ऑक्साइड बनाता, फिर ये आप गोल्ड का इतना रेट क्यों होता यार। गोल्ड इज गोल्ड, वाई? क्योंकि ये किसी के साथ नहीं होता, बिल्कुल प्योर है। गोल्ड क्या होता है? प्योर होता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। और बाकी सारे कंबाइंड स्टेट में लगभग होते हैं। और कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड में भी और फ्री में भी। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट था आपका इस सेक्शन का, इसलिए क्योंकि इससे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चल भाई चल, अब आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब आता है एक्सट्रैक्ट मेटल्स मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है जेड आयरन और पीबी, जो मॉडरेट रिएक्टिव है, जो मॉडरेट रिएक्टिव है उनके बारे में बात होगी। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। मैंने क्या बोला था, अब फिर से पिछले वाले सेक्शन पे ले जाकर आपको ये चीज दिखाता हूँ। जो मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में क्या कहा गया कि या तो ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, नहीं तो सल्फाइड के, नहीं तो कार्बोनेट के। तो क्या आप इसी फॉर्म में छोड़ दोगे, जिंक को अलग नहीं करोगे? बोलोगे सर हम तो करेंगे। तो वही चीज के बारे में अब इसमें बात होगी, उनका एक्सट्रैक्टिंग करना है जो कि मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, जैसे जो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, हम उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे? सल्फाइड्स कार्बोनेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, यानी जो सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड। एज इट इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, ताकि हम मेटल ऑक्साइड से इजीली मेटल प्राप्त कर सके। देख बेटा, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल प्राप्त करना, समझ मेरी बात को, मेटल के ऑक्साइड से प्योर मेटल प्राप्त करना क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है रिडक्शन, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मेटल्स का रिडक्शन आसान होता है, ऑक्साइड से प्योर मेटल प्राप्त करना इजी होता है एज कंपेयर सल्फाइड से, कार्बोनेट से। क्योंकि सल्फाइड से या कार्बोनेट से हम डायरेक्ट प्योर मेटल नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? सल्फाइड, कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। पहले हम सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड से प्योर मेटल प्राप्त करेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। मेटल के जो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज होते हैं, जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में है, तब हम प्योर मेटल नहीं प्राप्त कर सकते, पहले हम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। और जब हमने एक बार ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, उसे
प्योर मेटल प्राप्त कर लेंगे। किस मेथड से? रिडक्शन। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस मेटल ऑक्साइड इनटू प्योर मेटल इज रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है सर? रोस्टिंग को समझो, हीटिंग सल्फाइड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी रोस्टिंग में हम सल्फाइड के ओर को एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। और ये जेडएनएस जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के प्रेजेंस में हीट किया, क्या बन गया? जिंक का ऑक्साइड। साथ में क्या रिलीज हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपको मिल गया मेटल का ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर आप प्योर मेटल में कन्वर्ट करोगे, किस मेथड से? रिडक्शन मेथड से। लेकिन सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है? रोस्टिंग। हीटिंग सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। उसी तरह बेटा आता है कैल्किनेशन। क्या आता है? कैल्किनेशन। इसमें क्या करते हैं? कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं और उससे कन्वर्ट करते हैं मेटल के ऑक्साइड में। लेकिन इस प्रोसेस में एयर लिमिटेड होता है, यानी एब्सेंस ऑफ एयर होता है, लगभग एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कैल्कुलेशन प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। रोस्टिंग को सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज किया जाता है और कैल्कुलेशन में कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। क्या सर हम कार्बोनेट से प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। पहले आप कार्बोनेट से ऑक्साइड प्राप्त करो, फिर ऑक्साइड से प्योर मेटल प्राप्त करो। यानी सर अगर आपको कार्बोनेट से प्योर मेटल प्राप्त करना होगा, आप दो प्रोसेस से होकर गुजरोगे। बेटा फिर से समझो इस बात को, अगर आप कार्बोनेट से प्योर मेटल प्राप्त करोगे, दो प्रोसेस होगा, पहले होगा कैल्किनेशन, फिर होगा रिडक्शन। और उसी तरह अगर आप सल्फाइड से प्योर मेटल प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले होगा रोस्टिंग, फिर होगा रिडक्शन। आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए जाते हैं। अब नीचे कौन कौन है सर? नीचे कौन कौन है सर? ये देखो, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू और पीटी। ये सारे जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं। इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, देयर सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स। इनके सल्फाइड्स को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स टू मेटल। अब इस ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो वो मेटल प्योर आपको प्राप्त हो जाएगा। नो रिड्यूसिंग एजेंट यूज, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि सिनेमार। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिनेमार का फॉर्मूला HgS होता है। अब देखो, HgS सल्फाइड है, तो सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, तो बेटा आपको मिल गया मर्क्यूरस ऑक्साइड और SO2 रिलीज हो गया। अब HgO को हीट करो, HgO को हीट करो, द ऑक्साइड ऑन हीटिंग। अब ऑक्साइड को हीट करो, Hg अलग, ऑक्सीजन अलग। क्लियर हो गया बेटा? तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी से, जो लो है, पहले उनको क्या किया? सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड को हीट किया, प्योर मरकरी प्राप्त हो गया। ये आपको मिल गया क्या? प्योर मरकरी। प्योर मरकरी। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। उसी तरह बेटा कॉपर, Cu2S। अब इसको बेटा हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो आपको मिला Cu2O कॉपर ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। और जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया फर्दर, तो आपको कॉपर अलग और SO2 अलग हो गया। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई है तो कहो तो आगे बढ़ते हैं। चलो सर, ठीक है। अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। हमने मिडिल की बात कर ली, हमने सबसे नीचे वालों की बात कर ली, तो टॉप को क्यों छोड़े? कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्सीडाइज, दिस मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। कार्बन क्या करता है? रिड्यूस नहीं करता है अपने ऑक्साइड्स को, क्योंकि दिस मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। सच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम बात मैंने जो बोली थी। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्रॉम ऑक्साइड। यानी जैसे सोडियम क्लोराइड को बेटा अगर आपको अलग करना है, NaCl को अलग करना है,
NaCl को अलग करना है, तो आप इसे बेटा हीट करके नहीं कर सकते हो। जैसे आप सल्फाइड में करते थे, कार्बोनेट में करते थे, आपको इससे क्या पास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, तब Na अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। NaCl किस स्टेट में होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में किसी भी कंपाउंड से प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम उसमें क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और ये किसके लिए है, जो टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में बैठे हुए, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनके लिए होता है। तो ये भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे टर्म इंपॉर्टेंट ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसे नोट करो, आगे बढ़ो। चलो सर, अब आ गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेटल्स की रिफाइनिंग देखो कैसे होगी। मेटल्स ऑब्टेन आफ्टर कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें रिड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन यूज किया जाता है। किसके लिए, मेटल्स के रिडक्शन के लिए, मेटल्स के रिडक्शन के लिए। जब मेटल्स के रिडक्शन के लिए कार्बन यूज किया जाता है तो उसे बोलते हैं कार्बन रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए या तो हम कार्बन रिडक्शन का यूज करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब सर कार्बन रिडक्शन में हम कार्बन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, इज नॉट वेरी प्योर। अब फिर से पर मेटल्स ऑब्टेन आफ्टर कार्बन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कार्बन रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद जो मेटल प्राप्त होता है वो पूरे प्योर नहीं होता। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन करने के लिए सबसे कॉमन मेथड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ कॉपर को कैसे अलग किया गया है CuSO4 में। अब देख बेटा CuSO4 में कॉपर को कैसे अलग किया गया, SO4 माइनस Cu प्लस। अब बेटा देखो यहाँ पे इसको कराया गया इलेक्ट्रोलाइटिंग। इलेक्ट्रोलाइटिंग में क्या हुआ, ये है कैथोड और ये है एनोड। अब किसी कैथोड में नेगेटिव को किसकी तलाश है, पॉजिटिव की। नेगेटिव को किससे प्यार होगा, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से। अब ये जो नेगेटिव है कैथोड जो है, अब ये नेगेटिव है, इसके पास कौन जाएगा, Cu जाएगा। कौन जाएगा बेटा, Cu जाएगा। और जो हमारा एनोड है पॉजिटिव, उसके पास कौन चला जाएगा, SO4। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के द्वारा हमने कॉपर को अलग कर लिया। इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन के द्वारा हमने उससे क्या किया था, कॉपर को अलग किया था। तो ये होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मेटल्स को रिफाइन करते हैं। अच्छा, कार्बन रिडक्शन क्या होता है, जिसमें कार्बन का यूज किया जाता है मेटल्स को सेपरेट करने के लिए। चलो अब क्या आता है, अब आता है सर कोरोजन और रस्टिंग। इसको तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोरोजन क्या होता है, इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जब किसी भी मेटल्स को बेटा, किसी भी मेटल को जब आप वातावरण में खुला छोड़ दो, आप अपने घर में पेटी बक्सा कई चीजें लेकर आते होंगे जो बहुत साइन करता है, और 3 साल 4 साल के बाद उसकी साइन धीरे धीरे डलनेस में बदल जाती है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है जिसमें हम रह रहे हैं, हम उसके साथ रिएक्शन करते हैं, हम नहीं मेटल्स रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद अपने साइन को खो देते हैं। आयरन इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय कोरोजन। और सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है इसमें, आयरन होता है, रिजल्टिंग इन रस्टिंग, जिसको कहा जाता है रस्ट। यानी कोरोजन तो सभी मेटल्स के लिए होता है, कॉपर के लिए होता है, आयरन के लिए होता है, लेकिन रस्टिंग केवल किसमें होता है बेटा, आयरन में होता है। ये देखो बेटा, ये लोहे की ग्रिल दिख रहे हो, अब ये देखो भाई कैसा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इन्वायरमेंट में इसको छोड़ दिया तो इसने इन्वायरमेंट में एयर वाटर के साथ रिएक्ट किया और डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो कोरोजन में ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अब आता है रस्टिंग आयरन कोरोजन। रस्टिंग केवल किस में होती है, आयरन में होती है, कॉपर में रस्टिंग नहीं, कोरोजन होता है। सभी मेटल्स में जो बेटा इंप्यूरिटीज होती है, जंग लगता है, उसे कोरोजन बोलते हैं, और आयरन के अंदर इसे प्यार से रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग अकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रस्टिंग कब होता है, जब आयरन की मुलाकात ऑक्सीजन के साथ होती है, मुलाकात ऑक्सीजन के साथ होती है, एंड मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट है, एयर में जो नमी है उसके साथ। क्लियर। द केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है, रस्ट। जंग का फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, जंग जो लगता है ना उसका नाम है आयरन ऑक्साइड। तो देख रस्टिंग रिएक्शन में दिखाता हूँ, आयरन की मुलाकात होगी ऑक्सीजन से, साथ साथ पानी भी आ गया। जरूरी है बेटा, नमी होना जरूरी है, जो नमी में मॉइस्चर बोल रहा हूँ ना, मॉइस्चर ही बेटा H2O है। तो जब आयरन ऑक्सीजन और H2O जब आपस में मिले, जब आपस में मिले तब इन्होंने बनाया Fe2O3 XH2O या 3H2। तो ये आपका लग गया जंग। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, रस्ट का।
रस्ट का फॉर्मूला हो गया बेटा। किसी लोहे में रस्ट कब लगेगा? जब लोहे की मुलाकात ऑक्सीजन और पानी के साथ होगी। ठीक है, अब आता है कंडीशन फॉर रस्टिंग। ऑक्सीजन होना चाहिए सर, नहीं तो नहीं होगा। वाटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग टू occur। जैसे ये आपको देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रेन दिख रही है, ये ट्रेन देख रहे हो कितना पुराना हो गया, कैसे हो गया ये बेटा? ऐसे ही थोड़ी बना हुआ होगा। ये जिस दिन बना होगा तो बेटा ये सबसे बड़ी, तो हुस्न पड़ी तू जाने जहां, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा होगा ये। लेकिन आज इसका हाल बेटा इतना बुरा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जंग लग गया। ऑक्सीजन वाटर के साथ ये रिएक्ट करके इसमें क्या लग गया बेटा? जंग लग गया, इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें? भाई रस्टिंग है तो उसका कोई उपाय तो होगा, बिल्कुल होगा। पेंट इज अप्लाइड ओवर द मेटल, मेटल को पेंट कर दो, ब्लॉक ऑक्सीजन इन वाटर। अब मेटल्स पेंट करने से क्या होगा कि मेटल्स की जो मुलाकात ऑक्सीजन और वाटर से हो रही है वो रुक जाएगी। विच आर नीडेड फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। पेंट कर दोगे तो ना ऑक्सीजन जाएगा ना वाटर जाएगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा, आयरन इज द कोटेड विद जिंक। अब जो आयरन है उसके ऊपर पेंट कर दो, कोट कर दो, कोटेड कर दो, पेंट नहीं कोटेड कर दो, दूसरे मेटल्स की लेयर चढ़ा दो, विच प्रोटेक्टेड बाई रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रिवेंटिंग रस्ट ऑन द आयरन। दिस प्रोसेस नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगाओ। मेटल्स के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, जिंक की लेयर चढ़ा देना, क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। अप्लाइंग ऑयल, उसके ऊपर ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, सील्ड दैट प्रिवेंट मॉइस्चर। अब ऑयल और ग्रीसिंग से क्या होगा? मॉइस्चर नहीं आएगा, एयर टाइट हो जाएगा, एयर से उसकी मुलाकात नहीं होगी, इससे क्या होता? उसमें जंग नहीं लगेगा। क्लियर हो गया होगा? चलो, मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील कंटेन क्रोमियम। अब स्टेनलेस स्टील जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, उसमें क्रोमियम पाया जाता है, विच फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये क्या करता है? क्रोमियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि रस्ट लगता नहीं है, चाहे कितनी भी नमी हो, कितना भी पानी हो, जंग नहीं लगेगा। तो ये तरीके होते हैं जिससे जंग से बचा जा सकता है। जैसे ये हमारे पेंटर साहब पेंट कर रहे हैं, ये मेरा जो विद्यार्थी है, बच्चा बोल रहा था मैं, जो विद्यार्थी है वो उसके ऊपर ग्रीस लगा रहा था, और ये आपको दिख रहा है। ये क्या है अपना? स्टेनलेस स्टील की परत। चल भाई अगले स्लाइड में चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉट। जैसे प्योर आयरन जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसे खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। दूसरा, प्योर आयरन प्लस कार्बन, जब प्योर आयरन की मुलाकात कार्बन से होती है तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग आयरन बन जाता है, और कार्बन का एलॉय। ठीक है, जब प्योर आयरन जो है, प्योर आयरन के साथ कार्बन मिला दिया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, आयरन निकल और क्रोमियम, आयरन निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, ये काफी हार्ड होता है, डू नॉट रस्ट, इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, मैंने पहले भी बताया, काफी हार्ड होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है? उनसे मिलने नहीं देता, किनसे? वाटर से और एयर से मुलाकात ही नहीं होगी, ऑक्सीजन से मुलाकात ही नहीं हो पाएगी तो जंग लगेगा। अब देख बेटा, अमलगम, अमलगम मिक्सचर होता है, वन मेटल इज मरकरी, एलॉय इन विच वन मेटल इज मरकरी, मरकरी प्लस अदर मेटल, मरकरी प्लस अदर मेटल। जो अमलगम होता है बेटा वो एलॉय होता है, वन मेटल इज मरकरी, जिसमें एक मेटल मरकरी हो, बाकी दूसरा कुछ भी हो सकता है। मरकरी प्लस अदर मेटल के मिक्सचर को बोलते हैं अम्लगम। उसके बाद आता है ब्रास, वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, इसे ध्यान रखना। और लास्ट में आता है सोल्डर, जो मिक्सचर होता है लेड और टीन का। तो ये बेटा आप स्लाइड्स नोट कर लीजिएगा कि कौन किसका मिक्सचर है, कैसे बना हुआ है। जैसे सोल्डर बेटा किससे मिलकर बना होता है? लेड और टीन से। ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टीन से। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ओलंपिक में वो कॉपर और टीन से ही बना हुआ होता है। इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं फाइनली लास्ट स्लाइड में। बेटा अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले सेक्शन में, जिसमें बात होगी थर्मल रिएक्शन के बारे में या वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग आपने सुना होगा। देख बेटा, Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्या बनता है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, प्लस में आयरन बनता है, और साथ में रिलीज होता है हीट। यानी जब आयरन ऑक्साइड की मुलाकात एल्यूमिनियम से कराई जाती है तो बन के तैयार होता है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे देखो, द अबव रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन जो होता है ना बेटा बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है,
that heat given out to produce metal in molten state, that heat given out to produce metal in molten state, जो बेटा हीट गिवन करते हैं ताकि मेटल्स को किस में लाया जाए, मोल्टेन स्टेट में, और दिस मोल्टेन मेटल इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। क्या बात है सर, क्या बात है। देख बेटा, जब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को मिक्स किया जाता है, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनता है, और इससे जो मोल्टेन मेटल बनता है, इसी का यूज रेलवे ट्रैक्स को, जैसे कहीं पटरिया डैमेज है, पटरी डैमेज है, तो वहां पे जो मोल्टेन स्टेट यूज किया जाता है लिक्विड मेटल्स के, जिससे पटरियों को जोड़ा जाता है एक पटरी को दूसरे से, एंड क्रैक मशीन पार्ट्स, और जो मशीन पार्ट्स होते हैं इनको जोड़ने के काम आते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन अलग हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आप लोग खुद बोलोगे। अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस, एक मेटल एक्स का यूज किया जाता है थर्मिट प्रोसेस के लिए। व्हेन एक्स इज हीटेड, जब हम एक्स को हीट कर रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई। देख ले बेटा, एक मेटल एक्स का यूज किया जाता है थर्मिट प्रोसेस के लिए, थर्मिट प्रोसेस में किसका यूज हो रहा है, जब एक्स को हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या दे रहा है हमें, वो हमें वाई दे रहा है, विच इज एम्पोथेरिक इन नेचर, जिसका नेचर कैसा है, एम्पोथेरिक है, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। अब एक्स और वाई क्या है, अब आप इसको ऑप्शंस में दोगे। एम्पोथेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, आपको बताया गया था, एम्पोथेरिक ऑक्साइड होते हैं जिंक और एल्यूमिनियम। अब आपके आंसर खुद बोलोगे या मैं ही बता दूं इसका आंसर, कि विच इज एम्पोथेरिक इन नेचर, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई, एक ऑक्साइड वाई मिलेगा जिसका नेचर एम्पोथेरिक होगा। अब एक्स और वाई कौन है, और तुम्हारा वाई कहाँ पे है, अब आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बता ही दिया मैंने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्पोथेरिक तो यही होता है। और बेटा कह रहा है मेटल एक्स इज यूज फॉर थर्मिट प्रोसेस, एक मेटल एक्स का यूज किया जाता है थर्मिट प्रोसेस के लिए, किसका, एल्यूमिनियम का ही तो यूज किया है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम। तो थर्मिट प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, ना ना करके मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया। तो फाइनली इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, तो चैप्टर हो चुका है खत्म। तो अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है तो आई होप कि आप नोट्स भी बना लोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो नोट्स का एक अलग से सेक्शन होगा, आपको नोट्स का पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। वीडियोस को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों वीडियोस को कर दो अपने दोस्तों के बीच में शेयर, बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।